बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 1.30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन से रेलिवेंट रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद आ जाना है अपने चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशंस के ऊपर। अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले 1.31 की, तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था। Sana distributed rupees 1800 amongst her three brothers in such a way that each one of them receive rupees 150 at least. What can be the maximum difference between amounts received by each brother? अब देखिए बेटा, 1800 रुपए थे, तीन भाई थे, 600 रुपए भी दिए जा सकते थे। कंडीशंस को मीट करते हैं। 600 रुपए दे दो तो डिफरेंस कुछ भी नहीं आता। उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछा है कि मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल कितना हो सकता है अगर कम से कम 150 रुपीज हर भाई को मिले। अब इसका ये मतलब नहीं है तीनों को 150 150 150 दे दो और बाद में आप लोगों ने इसको कुछ ऐसे ही किया होगा कि 1800 रुपए बेटा तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कंडीशन क्या है? कम से कम 150 रुपीज हर एक को देना। इसका ये मतलब नहीं था कि तीनों में 150 150 150 450 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बाकी 1350 बच गया। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर तो मतलब आपने 1800 तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए, तो आपने बाकी आपने अपने पास क्यों रख लिए हैं? आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अगर आपने ये सोच कर किया है ना कि 150 150 150 450, 1800 में से 450 गए, 1350 रुपए बच गए और टिक कर दिया, तो आपने गलत किया है। आपने तीनों में 150 डिस्ट्रीब्यूट, अब तीनों में 1800 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, उसकी कोई भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई की गई है इस क्वेश्चन के अंदर? एटलीस्ट 150 रुपीज हर किसी को दो। मैंने कहा ये लो भाई, तुम 150 ले जाओ, तुम भी 150 ले जाओ, बाकी कितना बच गया? 1500। सी से कहा तुम 1500 ले जाओ। देखो, मैंने 1800 पूरा करना है। अब देखो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 150 और 1500 के दरमियान। मैक्सिमम इन अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो ये लो, ये आंसर है। इस तरह से सोच के करना था। अगर 150 तीनों ऐड करके और फिर 1800 में से माइनस किया है तो गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, नहीं गलत है। इट्स आंसर इज 1350। ओके जी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखो। A manufacturer has three production workers working 8 hours per day। तो बेटा पूरे दिन में कितने घंटे काम हो जाता है? पूरे दिन में कितने घंटे काम होता है? 24। 24 घंटे काम हो रहा है। थ्री वर्कर्स, हर वर्कर 8-8 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल 24 घंटे काम हुआ है, 8 घंटे नहीं हुआ। अब मुझे एक एग्जांपल दो कि आप खुद एम्प्लॉयर हैं और आपके नीचे 3 वर्कर्स हैं। हर किसी ने 8-8 घंटे काम किया। आप जो उनको पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, 1000 रुपीज पर आवर करते हैं। काम शुरू हुआ था सपोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। शाम को 8000 रुपये उनको जाके उजरत दोगे? कितनी उजरत दोगे शाम को उनको जाकर? 24,000 रुपये दोगे? क्या 8,000 रुपये दोगे? आप कहोगे कि भाई 8 घंटे तो काम हुआ है, काउंट कर लो 8 से लेकर बेटा तो तीनों की उजरत इकट्ठी कर लो, तीनों के आवर्स को इकट्ठा कर दो, तो टोटल जो काम हुआ है वो 24 घंटे हुआ है, 8 घंटे नहीं हुआ। क्लियर? ये बात क्लियर है? अच्छा, उन 24 घंटों में फिर क्या हुआ? उन्होंने 12 यूनिट्स बनाए। उन 24 घंटों में मतलब हर किसी ने मेहनत की ना। एट द एंड मैंने 24,000 रुपये वेजेस पे की, तो मुझे क्या मिला? मुझे 12 यूनिट्स फिनिश फॉर्म में मिले। ये लो भाई, 12 यूनिट्स प्रिपेयर हो गए। तो आप बताओ एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा रहे हैं? 2 घंटे एक यूनिट बनाने पे लगते हैं। अब बेटा चाहे एक वर्कर काम करे, 2 करें, 3 करें, भाई एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगने हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों? अच्छा, फिर देखो, कहते हैं हाउ मेनी आवर्स विल दिस मैन्युफैक्चरर नीड
टू ऑपरेट पर डे इफ वन वर्कर लीव्स द कंपनी। अब मेरे पास कितने वर्कर्स रह जाएंगे? 2 वर्कर्स अब मेरे पास मौजूद हैं और मेरे पास डिमांड कितनी आ गई, मैंने उस दिन फुलफिल करके देनी है। अब 16 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? 32 आवर्स चाहिए मुझे। 32 आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो 16 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए। मेरे पास वर्कर्स कितने हैं? 2। तो हर वर्कर कितने घंटे काम करें? तो यही आपने बताना था, 16 आवर्स। अब ये बात क्लियर हो गई? बेटा सबसे पहले आप लोगों ने देखना था टोटल आवर्स वर्क 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24। फिर आपने देखना था कि इन 24 आवर्स में टोटल 12 यूनिट्स बने, तो एक यूनिट बनाने में आपको 2 घंटे चाहिए। तो 16 यूनिट्स बनाने में आपको कितना टाइम चाहिए होगा? जबकि आपके पास वर्कर्स कितने हैं? 2। तो हर वर्कर कितने घंटे काम करें? 16 घंटे का। अगर यहीं पे कहता कि आपके पास एक वर्कर मजीद आ गया है, पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं, अब बताओ कितने घंटे काम करें? मतलब अभी तो हमने कम किया था ना, तो हमने कहा कि हर वर्कर 16-16 घंटे काम करें। अब हमारे पास पहले 3 वर्कर से एक और वर्कर आ गया, तो अब 4 वर्कर्स हो गए हैं। अब कितने घंटे काम करें? 8-8 घंटे काम करें। 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? शाबाश, गुड। आई होप कि 1.32 क्लियर है सब बच्चों को। 1.33 A company has total budget of rupees 105,000। अच्छा भाई, टोटल मतलब आप मार्केट में निकले तो आपके पास 1,05,000 रुपए थे। अब जितनी भी आपने परचेजेस करनी है ना, 1,05,000 रुपए में करनी है, ना कम ना ज्यादा। टोटल बजट को यूटिलाइज करना है आपने। क्या परचेजेस करनी है? टेबल्स एंड चेयर्स। अब आगे बेटा, क्या टेबल और चेयर की प्राइसेस एक जैसी होंगी? नहीं, डिफरेंट हो सकती हैं, तो आपको बताएगा। इनकेस नहीं बता रहा तो आप अज्यूम करोगे, लेकिन दोनों को एक्स नहीं अज्यूम करोगे, एक को एक्स दूसरे को वाई अज्यूम कर लोगे। देखते हैं इसने क्या बताया। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ। सिर्फ मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन दी। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मेरे पास एक टेबल 100 रुपए की है ना, तो चेयर कितने की है? 50 रुपए की है, 200 की नहीं है। मैंने उलट बोला था। अगर मैं ये कहूं कि एक चेयर मेरे पास 10 रुपए की है, तो एक टेबल 20 रुपए की। टेबल की प्राइस ट्वाइस है एज कंपेयर टू चेयर। मतलब चेयर सस्ती है, टेबल महंगी है। क्लियर? अब हमें क्या पता क्या है। तो चेयर की प्राइस को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स, तो टेबल की प्राइस 2x, ट्वाइस। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक्स एंड वाई नहीं अज्यूम करना था, एक्स एंड 2x, एक्स एंड 2x। अब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, फिर क्या कहता है? कहता है कंपनी वांट्स टू हैव एड 15 चेयर्स। टोटल हमें ये चीजें चाहिए। इफ द कंपनी यूजेस इट्स इंटायर बजट, how much more will be spent on buying chairs as compared to tables? अच्छा भला क्वेश्चन चल रहा था, सॉल्व हो जाता, एंड पे रिक्वायरमेंट ने कंफ्यूज कर दिया कि भाई बेसिकली पूछा क्या है हमसे। वहां पे बचा के कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। देखो भाई, सबसे पहले आप इनकी हर चेयर की और हर टेबल की प्राइस को डिटरमिन कर लो। अच्छा, उसके बाद देखो कैसे डिटरमिन करेंगे, किस तरह से। एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है। अब चेयर्स हमारे पास टोटल कितनी है? 15। जबकि टेबल्स हमारे पास टोटल कितने हैं? बेटा क्वांटिटी को इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हमारे पास टेबल की टोटल प्राइस हो जाएगी। इसमें ऐड कर दो चेयर्स की टोटल प्राइस, ये इक्वल टू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। 3 2 आर 6x प्लस 15x इज इक्वल टू 21x इज इक्वल टू
105,000, देन x इज इक्वल टू 5,000। और x से क्या मुराद था? तो बेटा एक चेयर कितने की है? 5,000 रुपए की। तो फिर एक टेबल कितने की होगी? इसका ट्वाइस 2x ज्यूम किया था, और वो हमारे पास क्या बन जाएगा? और बच्चा समझता है जैसे 5 और 10 का डिफरेंस शायद पूछ रहे हैं, तो 5,000 बता दूं तो ऑप्शन ही नहीं था, वरना अगर 5,000 ऑप्शन होता ना तो तुम लोगों ने टिक कर देना था। ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसके आ जाए रिक्वायरमेंट्स पर। क्या उसने हमसे पूछा? क्या बात सुनो। कहता है कंपनी यूजेस इट्स इंटायर बजट, हाउ मच मोर will be spent on buying as compared to, टोटल की बात हो रही है। तो आप ये देखो भाई, आपने कितनी टेबल्स परचेज की? एक टेबल कितने की है? तो आपने टेबल्स के ऊपर टोटल कितना खर्च कर दिया? जबकि आपने कितनी चेयर्स परचेज की? एक चेयर कितने की है? चेयर्स पे आपने कितना खर्च कर दिया? तो चेयर्स पर एज कंपेयर टू टेबल आपने कितनी ज्यादा अमाउंट खर्च की? ये इसका ये बात क्लियर सब बच्चों को? गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.34, जो कि आप लोगों ने नहीं करना था। ऐसा ही था। 1.35 भी नहीं करना था। 36 ये चलो कर लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लाई। किसको कहते हैं? टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स को नहीं। अगर मेरे ऑप्शन में कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव होती उस ऑप्शन को तो मैं वैसे ही कैंसिल कर देता कि मैंने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। फिर क्या हो कि अगर टू पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लो तो आंसर क्या आना चाहिए? और जबकि अगर हम उनको ऐड करें तो 11, तो देखो 14 इंटू 2 28, 7 इंटू 4 28 इंटू 1। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन 14 प्लस 2, तो ये नहीं है, मुझे क्या चाहिए? तो 28 प्लस 1 भी नहीं, तो 7 प्लस 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके। अगर इसकी इक्वेशन बनानी थी तो वो बननी थी कुछ इस तरह। ये इसकी इक्वेशन थी कि दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, उनका प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 28 और उनकी एडिशन इज इक्वल टू 11। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.37, कमाल का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने गलत किया, अब ठीक हो जाता है। हो गया था, क्या बात है, शाबाश। A restaurant sells fries for rupees, burgers and sandwiches, ये उसकी बेटा सेलिंग प्राइस है कि इतने में उसने सेल करनी। फिर द प्रॉफिट ऑन फ्राइज इज ऑफ इट्स, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी थी फ्राइज के ऊपर? 120 का 1/3, ये उसका प्रॉफिट है 40 रुपीज। क्लियर? फिर प्रॉफिट ऑन बर्गर इज रुपीज मोर देन द प्रॉफिट ऑन, तो फ्राइज पर प्रॉफिट कितना था? 40 में 60 ऐड करो तो 100 रुपीज का प्रॉफिट आना है बर्गर के। ये बात क्लियर? फिर देखो एंड प्रॉफिट ऑन सैंडविचेस इज 125% ऑफ प्रॉफिट ऑन बर्गर पर कितना प्रॉफिट है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 125 करो तो आंसर आपके पास आएगा 125। ओके। व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ 5 फ्राइज, 10 बर्गर्स एंड 15, अगर यहां पर देखें बेटा, ये आपके पास प्राइस आ गए, बर्गर्स एंड, अच्छा ये फुल लिखने की जरूरत नहीं होती, रफ वर्क में हमेशा अपने लिए होता है, तो शॉर्टकट्स में लिखो। अब यहाँ पर इनकी सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस को देखो, प्राइस की हमारे पास सेल प्राइस क्या आ रही है? 120, बर्गर्स 200 एंड सैंडविचेस। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट,
बेटा इसके ऊपर प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास 40। कैसे 120 मल्टीप्लाइड बाय, फिर कहते हैं बर्गर्स के ऊपर जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है वो 60 मोर देन प्रॉफिट ऑन फ्राई। तो बेटा यहाँ पे 60 नहीं लिख रहे ना, यहाँ पर 60 प्लस 14। बेटा यही बात उसने यहाँ पे कही थी, ऑन सैंडविच इज 125% ऑफ प्रॉफिट ऑन बर्गर्स। अब इसका टोटल हमारे पास प्रॉफिट ऑन बर्गर्स कितना आया हमारे पास 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो 125 यहाँ पे कर लेते 125, मोर देन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे था सिंपली 125% लें। तो 100 का 125% लें तो 125 ही आता है। क्यों? अब यहां पर आपको बता दी उसने क्वांटिटीज, हमने 60 की जगह यहाँ पर, हाँ 60 मोर देन था, तो यहाँ पर हमारे पास 100 है। अच्छा अब क्वांटिटी देखिए, 5 फ्राइज, 10 बर्गर्स एंड 15 सैंडविचेस। अब ये तमाम क्वांटिटीज अपने अपने प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड कर दो तो आपके पास टोटल प्रॉफिट की वैल्यू बन जाएगी। जैसे अगर आप लोग 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यहां से कितने का प्रॉफिट हो जाना है, प्राइस से आपको 200 का प्रॉफिट होगा। 100 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तो प्रॉफिट 1000, और सैंडविचेस 15 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज इक्वल टू 18, और इन तीनों को ऐड कर 30, जी आपके पास आंसर। क्लियर? 1.38 बेटा अभी नहीं करना था, इसी तरह से 39 आप लोगों ने करना था, कर देते हैं। ये देखो 1.39, a person buys 20 units of a product for rupees in total, 20 यूनिट्स लिए और टोटल बिल 950 रुपए देकर है। लेकिन इसमें क्या था, इंक्लूड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5%, मतलब ये फिर उसकी टोटल प्राइस नहीं थी, ये डिस्काउंटेड प्राइस थी हमारे पास। मतलब अगर डिस्काउंट ना मिलता तो 950 में नहीं थे, ये 950 से ज्यादा कीमत वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा फिर देखो क्या कहते हैं, भाई डिस्काउंट क्यों मिला, कहते हैं विच इज एप्लीकेबल इफ मोर देन 10 यूनिट्स आर परचेज, मतलब लम सम क्वांटिटी परचेज करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%। इट मींस दैट बेटा अगर आपने 9 यूनिट परचेज किया है ना, आप फुल प्राइस पे करोगे, आपको डिस्काउंट नहीं मिलना। हाँ 10 यूनिट्स आप लेने जा रहे हो तब आप लोगों को जाकर डिस्काउंट मिल जाना है 5% का। ये बात क्लियर हो गई? अब देखें, कहते हैं कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट इफ, तो बेटा फुल अमाउंट बताऊंगा, क्योंकि 5 यूनिट परचेज करने पर किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं, और मैं 5 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं बता, उसने कहा कॉस्ट पर यूनिट बताओ, एक यूनिट तुम्हें कितने का पड़ेगा। तो बेटा इसका ये आंसर नहीं था कि 950 डिवाइडेड बाय 20, इसका ये आंसर नहीं था, वो तो डिस्काउंटेड प्राइस है, जबकि 5 यूनिट्स वाले को डिस्काउंट नहीं मिल। अब आपने क्या करना है, देखो बात सुनो, अगर कोई चीज 100 रुपए की हो और उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट हो, आपको कितने रुपीज की मिलेगी 95। तो बेसिकली ये जो 950 रुपीज है ना, ये आपकी टोटल अमाउंट का 95% है, ये आप लोगों की टोटल अमाउंट का 95%। 100 में से डिस्काउंट रेट माइनस कर दो तो ये उतने परसेंट है। अब आपने क्या करना है, अब 950 को डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, आपके पास विदाउट डिस्काउंट टोटल अमाउंट आ जाएगी, और वो अमाउंट आपके पास आ रही है कि अगर डिस्काउंट ना होता तो मैं 20 यूनिट्स के लिए 1000 रुपीज पे करता। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? तो फिर आपको एक यूनिट कितने का पड़ता, ये आंसर था।
ऑल राइट। और अगर पूछा जाता कि यहाँ 5 की जगह पे होता 15, तो फिर आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर आप लोगों ने 950 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 47.5, तो 47.5 लिख देते हैं। ओके, कोई इशू। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं करना था कि 15 to 5 इज इक्वल टू 250, तो वो 5 यूनिट्स की टोटल प्राइस थी, जबकि उसने क्या पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट, तो एक यूनिट 50 रुपए का है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट, अब हो गया 1.39। अच्छा जी, इसके बाद देखें 1.40। क्या जबरदस्त मजे का क्वेश्चन है। अ फादर गिव्स हिज सन सर्टेन अमाउंट, हमें ये नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी है, और पॉकेट मनी एवरी वीक। अब यहां पर ये नहीं बताया कि अमाउंट है कितनी, तो हम लोग उसको अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे, और वो सपोज एक्स कर, ओके, कि टोटल अमाउंट हमारे पास इतनी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन होना हमारे पास परसेंटेजेस में, तो आप लोगों ने 100 अज्यूम कर कि मुझे जो पॉकेट मनी मिली वो 100% मिली। अब चाहे वो 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 5,000 हो, 20,000 हो, वो 100% है हमारे लिए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कहते सन saves 30% of the amount and spends the rest। मतलब 30% तो जाकर उसने सेव कर दिए, जो भी उसको अमाउंट मिली थी। मतलब अगर 100 रुपए मिले थे, तो उसमें से जाकर उसने 30 रुपए सेव कर दिए, और जो रेस्ट से मुराद ये नहीं जो रेस्ट कर रही है, मतलब जो बाकी बच गई है 70%, वो उसने खर्च कर दिए। लेकिन खर्च किस तरह से किए? विद स्पेंडिंग ऑन सैटरडे एंड संडे बीइंग देन व्हाट इज स्पेंट ऑन द ऑफ द वीक। क्या मतलब? वीकेंड एंजॉय किया बच्चे ने। मतलब वर्किंग डेज के अंदर अगर वो 100 रुपए खर्च करता था, तो सैटरडे संडे को उसने 200 रुपए खर्च दोस्तों के साथ निकल गया। ओके। अच्छा, मूवी देखने चला गया होगा। इफ क्या, इफ टोटल सेविंग इन द वीक आर रुपीज, अब देखो, अब यहां से ना जरा रिवर्स कैलकुलेशन है कि उसने सेविंग बताई, और सेविंग कितनी थी, तो बेसिकली ये जो 420 है, ये 30% है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे 950 95% था। ओके, तो यहां से टोटल अमाउंट का पता चल सकता है कि टोटल पॉकेट मनी कितनी दी गई थी। एक्स सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्स कैलकुलेशन है सिर्फ ये। अच्छा, फिर हाउ मच इज स्पेंट ऑन ईच सैटरडे। अब नेक्स्ट देखो, बात सुनो, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है 420 डिवाइडेड बाय, बेटा जो अमाउंट आपको इन एक्चुअल गिवन हो उसको डिवाइड क्या करो उसकी परसेंटेज के साथ। तो 420 की परसेंटेज कितनी है, तो डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, अब बात सुनो बेटा, अगर आपने फाइंड करनी है ना उसकी पॉकेट मनी, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन क्या मैं मुझे उसकी पॉकेट मनी फाइंड करनी चाहिए, क्या मैं उसके एक्सपेंसेस फाइंड करूं? एक्सपेंसेस फाइंड करूं, क्या एक्सपेंसेस 100% है? कितने? तो मल्टीप्लाइड बाय 70 करो, क्योंकि अगर आप 100 करोगे, 100 में से फिर सेविंग माइनस करोगे और एक्सपेंसेस फाइंड करोगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 70 करो, तुम्हारे पास आएंगे ही एक्सपेंसेस, और वो आंसर है आप लोगों के पास 980। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट देखें, 980 रुपीज के एक्सपेंसेस किए गए, लेकिन किस तरह? वर्किंग डेज के अंदर जो एक्सपेंस किया गया सैटरडे और संडे को, उसका ट्वाइस किया गया। अब हमें क्या पता कितना एक्सपेंस किया है, इसको सपोज करो एक्स। हम लोग कहेंगे कि भाई उसने मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को ₹100 खर्च किए, तो ट्यूसडे को भी, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
एंड संडे और इन सम को ऐड कर, इन तमाम एक्सपेंसेस को, और टोटल एक्सपेंस किसके इक्वल आ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। अब ये देखो, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 4 5 6 7 8 9, 9x इज इक्वल टू 980, देन x इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 108.8। अच्छा, अगर पूछा जाता ना मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसी भी दिन का पूछा जाता है एक्सपेंस, तो 108.8, लेकिन उसने क्या पूछा, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हम लोग 2x फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, ये इसका आंसर, जो सैटरडे वाले दिन उसने इतना खर्च किया। क्लियर हो गई बात। स्लोप को नहीं फाइंड करने था, ये भी स्लोप अभी आप लोग रहने दें, और आपका ये वाला सेल्फ टेस्ट इक्वेशन से रेलिवेंट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही है ना, गुड। अब बेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 को अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास था मैथमेटिकल इक्वेशंस, और मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम लोग बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं, जो लीनियर इक्वेशंस वगैरह थी। और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेलेवेंट, जो कि अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी आप लोगों ने ये मोस्टली पढ़ा हुआ है, जिसमें कार्टेशियन प्लेन भी इसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग 2 डायमेंशनल को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 किस्म के एक्सिस मौजूद होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसके फॉर्म ये आप लोगों के सामने है। हमेशा इसी तरह से दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल फॉर्म में आती हैं और ये परपेंडिकुलर आती हैं। अब देखें यहाँ पर एक जो लाइन है एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्स एक्सिस का जो सेकंड नेम हमारे पास होता है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस हमारे पास होता है इसको कहा जाता है वर्टिकल लाइन। अब बेटा अगर एक्स एक्सिस यूज करे या हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही मीनिंग है, वाई एक्सिस यूज करे या वर्टिकल लाइन एक ही बात है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मींस दैट कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कि जहां पर ये एक दूसरे एक ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली हमारी स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस जब भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट होता है, उन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट हमारे पास मौजूद होता है, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और इनको परपेंडिकुलर लाइंस इसलिए कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान जो एंगल पाया जाता है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। टोटल एंगल हमारे पास होता है 360। अब ये 4 पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हर पार्ट के पास 90 का एंगल चला जाता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 90 90 ही हमारे पास आए, ये जरूरी नहीं है। अब मेरे पास अगर कोई सी दो लाइंस हो, सपोज के एक ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन दूसरी लाइन यहां से इसको यूं इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, यहां पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिलेंगी आपको, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहां पर जो एंगल देखें ना, ये देखें, ये आमने सामने के एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन चारों एक दूसरे के बराबर नहीं है।
जहां पर ये वाले दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, दो एंगल्स डिफरेंट, लेकिन जब इन सब का सम करेंगे 360 के इक्वल होता है। ऐसी लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। इनको परपेंडिकुलर लाइंस नहीं कहते। परपेंडिकुलर सिर्फ उस टाइम पर जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री का एंगल बने तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। अदरवाइज अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उनकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। स्ट्रेट लाइंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा करती हैं। इसके अलावा इन्होंने कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, अगर करें तो मतलब ये भी जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए कि स्ट्रेट लाइन हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये बात जरूरी नहीं है। मतलब आपके पास दो लाइंस ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं जिंदगी भर, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइंस को हम लोग कहते रहते हैं पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, तो बेटा स्ट्रेट लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे के साथ साथ चलती रहें तो कहलाती हैं पैरेलल लाइन। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर 90 का एंगल नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 का एंगल है तो परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। बेटा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जैसे ही हम लोगों ने एक्स एंड वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहां पर ओ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ओ, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। इससे हम लोग कहते रहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं। मतलब इस पॉइंट को हम लोग डिनोट क्या करते हैं 0 एंड 0। ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब आइंदा से आपको कभी भी इसके कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट इसके 0 एंड 0 होंगे। अब अगर आप लोग यहां देखें ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। एक्स एक्सिस हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 0 है तो बेटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस डाउन टू अपवर्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 0 है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे इसकी वैल्यूज नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर इसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई हो और उन्होंने ये वैल्यूज भी साथ साथ लिखी हुई हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको पार्ट्स या सेक्शंस नहीं कहते, हम लोग इसको कहते रहते हैं क्वाड्रेंट्स। इनको क्या कहते रहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। अच्छा इनके नेम स्पेसिफिक हैं, मतलब आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपको मिल गया, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद बेटा आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ये घड़ी की तरह नहीं मूव करना, एंटी उलट। तो ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मकसद क्या होता है? बेसिकली यहां पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। हर पॉइंट की अपनी लोकेशन होती है और उसकी लोकेशन पर कोई और मौजूद नहीं होता। अगर कोई और होगा तो किसी और पॉइंट पर होगा। तो हर पॉइंट की ना अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसा कि यहां पर देखें पॉइंट ए। अब जब भी आपने ये बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन के ऊपर आपका घर,
अब आपके घर की जो लोकेशन, हाउस नंबर, स्ट्रीट है, वो हाउस नंबर किसी और का नहीं हो सकता। क्लियर? सपोज कि हाउस नंबर सेम होगा तो स्ट्रीट डिफरेंट होगी फिर उसकी। क्लियर? मतलब हर किसी की लोकेशन अपनी अपनी, तो हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू। यहां पर जब भी आपने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा उसको सबसे पहले एक्स की वैल्यू और फिर y की वैल्यू सेपरेट किया जाता है इसको कोमे से। मतलब कोमे से पहले हमेशा x की वैल्यू और कोमे के बाद एंड इनक्लोज्ड बाय, आपने हमेशा ऐसे। इस तरह से हमने इन पॉइंट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए में x की वैल्यू, इसके बिल्कुल नीचे देखेंगे कि x एक्सिस पर हमें क्या वैल्यू मिली, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे, राइट? फिर कोमा, और उसके बाद हम लोगों ने y एक्सिस पर इसकी वैल्यू देखी। देखें y एक्सिस पर हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये टोटल इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 एंड 15। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट के आप लोग नेम कर दिया करें। जिस तरह से इंसानों में हम लोगों, सब लोगों के अपने अपने नेम हैं। पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई अप टू जी, कैपिटल में इसका कोई ना कोई नेम करते हैं। तब हमें पता चल जाएगा पॉइंट ए इज 10 एंड 15। अब इसी तरह अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट जहां पर मौजूद हो, मैं इसको पॉइंट बी, अब मुझे बताएं मैं इसको क्या वैल्यू करूंगा, -15 एंड, शाबाश, बिल्कुल सही। अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, इसको मैं पॉइंट सी कह दूं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू और फिर, और अगर एक पॉइंट मेरे पास यहां पे मौजूद हो तो 20 एंड, आई होप कि आप तमाम पॉइंट्स को वैल्यू कर सकते हैं। अब ये तो वो था ना कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन को बता दिया जाए तो आपने पॉइंट बताना है। अब इसका रिवर्सल, कि अगर आपको पॉइंट बता दिया जाए तो क्या आपको पता चलेगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट बनने वाला है? अब उसके लिए क्या है बेटा, हर क्वाड्रेंट का अपना अपना रूल है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वो वाले पॉइंट्स आते हैं जिनमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। मतलब अब अगर आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर मौजूद हैं तो एक्स की वैल्यू आप यहां से पिक करोगे, ऐसे ही है ना, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। वाई आप लोग यहां से पिक करोगे तो वाई भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स एंड वाई बोथ आर, अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? एक्स नेगेटिव एंड वाई, शाबाश। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? बोथ आर, शाबाश। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, कर लोगे आइडेंटिफाई? ऑल राइट। तो बेटा आपसे इनसे रेलिवेंट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या आपको एक पॉइंट बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अच्छा, अब आप लोग ना इक्वेशंस को पढ़ चुके हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप लोगों को। ऐसा भी हो सकता है दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दें और आपसे ये ना पूछेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या हैं, आपसे ये पूछ लेंगे बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप लोग उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड करोगे और आप लोग आइडेंटिफाई कर दोगे कि उसने कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट में, अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में, दोनों नेगेटिव आ गए सोल्यूशन सेट तो थर्ड में, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो आप बता देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। एनी क्वेश्चन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।